हेलो फ्रेंड, तो हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें क्या करेंगे, आज हम लोग समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग जानते हैं कि समाज से हर साल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, आज हम इसी समाज के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं समाज क्या होता है। आप लोग को बता दूं मैं दोस्तों कि समाज से क्लास 10th की बात करें तो हिंदी और संस्कृत दोनों में लगभग 4 से 5 नंबर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और 12th में भी उसी प्रकार हिंदी में क्या रहता है कि 4 से 5 नंबर समाज से क्वेश्चन आता है। तो आइए हम बिना देर किए हुए क्या करते हैं, समाज को शुरू करते हैं और उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, समाज क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। समाज, देखिए हम लोग समाज के बारे में पढ़ते हैं तो क्या बताया गया है, इसमें बताया गया जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच से विभक्ति को हटा दिया जाता है तो क्या होता है, उसके मेल से विकार उत्पन्न होता है और उसे फिर क्या कहा जाता है, हम समास कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जब हम दो शब्द लेते हैं, एक शब्द हमने ले लिया यहाँ पर राजा, एक शब्द राजा ले लिए और दूसरा ले लेते हैं पुत्र, दूसरा क्या ले लें पुत्र। दोनों शब्द क्या है, अलग अलग है। अब देखिए, राजा पुत्र ये अलग अलग है। अब इसको हम किस प्रकार से ये लिख सकते हैं, ये लिख दिए राजा का पुत्र। क्या लिख दिए, राजा का पुत्र। क्या हुआ है, राजा का पुत्र। अब देखिए, राजा के पुत्र में क्या, यहाँ पर विभक्ति आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसी प्रकार क्या किया जाता है कि जब हम यहाँ पे क्या लिखे थे, राजा का पुत्र। अब देखियो, राजा का पुत्र को क्या करेंगे, यहाँ पर विभक्ति आ गया का, और जब हम इस विभक्ति को हटा देंगे तो इसका एक शब्द बना देंगे। तो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, इसका एक शब्द हम लिख सकते हैं राजपुत्र। क्या लिख दें, राजपुत्र। अब देखिए, राजा क्या है, ये पहला शब्द हो गया, पुत्र क्या है, ये दूसरा शब्द हो गया, और का क्या है, ये विभक्ति आ गया। ये क्या आ गया, विभक्ति। और क्या होता है, अगर हम इस राजा और पुत्र दो शब्द हो गया, इसके बीच से विभक्ति हटा दिए, विभक्ति हटाने से क्या हुआ, एक राजपुत्र नया शब्द बन गया। राजपुत्र जब नया शब्द बनता है तो वही क्या कहलाता है, अपना समास कहलाता है। आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो वही मैं लिखा हूँ कि जब क्या करते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच से क्या करते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच से विभक्ति को हटा दिए। वहाँ पर क्या था, राजा का पुत्र का विभक्ति को हटा दिए तो क्या हुआ कि उसके मेल से विकार उत्पन्न हुआ, यानी एक नया शब्द बन गया। तो उसे क्या कहते हैं, वो उसी को समास कहा जाता है। तो चलिए, समास आप लोग समझ गए। अब समझते हैं समास को कितने वर्गों में बांटा गया या कितने होते हैं समास के भेद। तो यहाँ पर लिखा गया, समास के मुख्यतः क्या होते हैं, 6 भागों में बांटा गया, यानी समास को 6 भागों में बांटा गया। पहला क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुब्रीहि समास और छठा अव्ययीभाव समास। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से सभी समास के बारे में जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो अब हम सभी समास के बारे में बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पहला अपना क्या है, तत्पुरुष समास। पहला आ जाता है तत्पुरुष समास। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, तत्पुरुष समास। इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए, तत्पुरुष समास किसको कहेंगे, तो यहाँ लिखा गया वैसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो। कौन पद, अंतिम पद प्रधान हो, तो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। वैसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे इसका हम उदाहरण के लिए समझते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया उदाहरण के लिए, राजकुमार। क्या लिखा गया है, राजकुमार। अब देखिए, राजकुमार में क्या है, राज। अगर हम कुमार को यहाँ से हटा दें, तो राज क्या लग रहा है, साधारण नाम है राज, यानी राजा। और वही यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जब कुमार आ जाता है, क्या आ जाता है, यहाँ पर राजकुमार आ जाता है। तो जब यहाँ पर राजकुमार आ जाएगा तो क्या होगा, राजकुमार के आने से
कुमार शब्द विशेष हो गया, क्या हो गया, कुमार शब्द विशेष हो जाता है। उसी प्रकार राजकुमारी, राज तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, कुमारी, यानी अंतिम पद की प्रधानता बन रहे। अब यहाँ पर देखिए गौशाला, गौशाला में भी क्या है, गौ मतलब गाय, और शाला यानी गौ का घर, मतलब जब अंतिम पद रणभूमि, रण ठीक है, लेकिन रणभूमि अंतिम पद जब क्या होगा, प्रधान हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसको तत्पुरुष समास हम लोग कह देंगे। ये तत्पुरुष समास हो गया। अब हम लोग क्या करेगा, अगर एक एग्जाम्पल हमको परीक्षा में दे देगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह तत्पुरुष समास है। तो उसको पहचानने के लिए हमको क्या करना है, उस समास का विग्रह करना है, समास का। तो समास को, तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए क्या करेंगे, उसका विग्रह करेंगे। तो समास विग्रह करने पर देखिए क्या होता है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में समास दे दिया और उसको क्या करेगा, हमको पहचाना है, कैसे हम पहचानेंगे कि तत्पुरुष समास है। तो देखिए तत्पुरुष समास पहचानने के लिए क्या होता है, यहाँ पर उदाहरण के लिए जैसे राजकुमार है तो समास विग्रह करेंगे। राजकुमार का समास विग्रह क्या होगा, राजा, राजा का पुत्र, क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। उसी प्रकार गौशाला, गौशाला का समास विग्रह क्या होगा, गाय के लिए, गाय के लिए घर या आलय, जो भी दे देंगे, गौशाला हो गया। उसके बाद राजनीति, राजनीति का समास विग्रह क्या होगा, राजा की नीति, राजनीति का समास विग्रह क्या होगा, राजा की नीति। अब आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने समास विग्रह किया तो बीच में देखना है, बीच में क्या आता है बाबू, यहाँ पर का आ गया, यहाँ पर के लिए आ गया, यहाँ पर की आ गया। ये सब क्या होता है, ये सब होता है कारक चिन्ह, ये सब क्या होता है, ये सब हो जाता है कारक चिन्ह। तो क्या होगा, जब हम तत्पुरुष समास का, यानी कि जब हम समास का विग्रह करेंगे और बीच में आ जाएगा कारक चिन्ह। अब कारक चिन्ह क्या क्या हो जाता है, तो कारक चिन्ह हो जाता है अपना, अरे समझते हैं, इसमें कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह मान लीजिए हम किसी समास का विग्रह करें हैं और उसमें क्या आ रहा है, कहा आ रहा है, के आ रहा है, में आ रहा है, पर आ रहा है, के लिए आ रहा है। तो अगर ऐसा आएगा तो हम क्या करेंगे, उस समास को कौन सा समास कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो उस समास को हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। यानी जब समास को विग्रह करेंगे, यानी समास को विग्रह करने पर उस समास के बीच में क्या आता है बाबू, कारक चिन्ह आता है, बीच में क्या आता है, कारक चिन्ह। अगर समास विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह आया तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देश प्रेम है, तो देश प्रेम मतलब क्या, इसका समास विग्रह पहले करते हैं तो क्या हो जाएगा, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम, ये हो गया। अब देश के लिए प्रेम, फिर यहाँ आप लोग देख लेते हैं क्या आ गया बीच में, के लिए, तो इसलिए देश प्रेम क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अब राजकुमारी यानी राजा की कुमारी, यहाँ पर की आ रहा है, तो की भी क्या आता है, कारक चिन्ह होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजकुमारी भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए तत्पुरुष समास उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल कुछ है तो ये आप लोग इसके एग्जाम्पल को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल को उम्मीद करते हैं यही सब में से कोई परीक्षा में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए तत्पुरुष समास हो गया। अब तत्पुरुष समास के बाद हम लोग दूसरा जो पढ़ते हैं, दूसरा क्या है अपना, कर्मधारय समास। दूसरा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो देखिए कर्मधारय समास हम लोग किसको कहेंगे, कर्मधारय समास क्या है कि वैसा समास जिसका प्रथम पद विशेषण हो। अब विशेषण तो आप लोग को पता ही होगा, जो क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और कर्मधारय समास क्या है कि वैसा समास जिसका प्रथम पद विशेषण हो तथा अंतिम पद संज्ञा या सर्वनाम होता है, तो उसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। वैसा समास हम क्या बोले, वैसा समास जिसका प्रथम पद यानी पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, नील कमल, नील गाय, कमल नयन, महाराजा, महात्मा, घनश्याम,
सत्कर्म और दुष्कर्म। चलिए हम क्या करते हैं, सबको बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे आप लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर ये कमल जो है, कमल तो संज्ञा होती है, यहाँ तो फिर आ जाइए, यहाँ पर क्या लिखा है, महाराजा। महाराजा यानी महा क्या हुआ, इसकी विशेषता बता रहा है। उसी प्रकार लेकिन यहाँ पर कमल क्या हो गया बाबू, ये संज्ञा हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर कमल नयन, मतलब कमल नयन का इसका जब समास विग्रह करेंगे तो कुछ अलग अर्थ निकलेगा, उसी को हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए क्या बताएं, इसका हम लोग समास विग्रह, देखिए आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में आता है समास का, तो उसका क्या किया कीजिए, पहले आप लोग उसका विग्रह किया कीजिए। समास का विग्रह करिएगा, आपको 2 सेकेंड में, कितना, 2 सेकेंड में आपको वो उत्तर लेके दे देगा कि हम किस समास में हैं। तो जब भी समास का क्वेश्चन आएगा तो उसका पहले आप विग्रह करिए, और विग्रह करने से क्या होगा, हमको आसानी से पता चल जाएगा कौन सा समास है। जैसे हम लोग नीचे देखते हैं कमल नयन, नीचे बाबू क्या है, कमल नयन। अब देखिए कमल नयन में क्या होगा, कमल नयन जो है इसका जब विग्रह करेंगे तो ऐसा होगा, कमल का नयन नहीं होगा बल्कि कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। अब देखिए कमल के समान नयन क्या हो गया, नयन मतलब क्या होता है, आँख होता है। तो आँख क्या हो रहा है, कमल के समान नयन, यानी आँख की विशेषता बता रहा है कि आँख कैसा है, तो कमल के समान है। तो कमल नयन जब विशेषता बताएगा पहला शब्द, तो उसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। उसी प्रकार जैसे हम फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या लिखा है, नील कमल। नील कमल का मतलब क्या हो गया, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, वो क्या हो गया, नील कमल। मतलब क्या, कमल कैसा है, नीला है, यानी कमल की विशेषता बता रहा है नीला, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। फिर देखिए अब लोग जानते हैं महात्मा। महात्मा क्या होता है, तो महात्मा का हम जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, महान है जो आत्मा। महात्मा यानी महात्मा का विग्रह क्या होगा, महान है जो आत्मा। अब देखिए आत्मा क्या है, संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता क्या होता है, महान। आत्मा कैसा है, महान है। तो जब कोई शब्द अंतिम शब्द की विशेषता बतलाता है तो वो समास क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, यानी जब हमको देख के लगेगा कि अगला शब्द जो है, पहले वाला शब्द यानी प्रथम पद अंतिम शब्द की विशेषता बताता है, प्रथम पद क्या रहेगा, अंतिम शब्द की विशेषता बता रहा होगा, तो हम वहाँ से क्या होगा, तो वहाँ से हम जान जाएंगे कि समास जो होगा कैसा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। उसी प्रकार इधर देख लीजिए आप लोग, इधर क्या है, सत्कर्म है, यानी सत्कर्म का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सही है जो काम यानी कार्य, जो काम सही है वो क्या हो जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है, सत्कर्म। अब देखिए काम यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, काम संज्ञा है, और वहाँ पर सही, सही क्या है, विशेषता बता रहा है, जो काम कैसा है तो सही है, तो यहाँ पर भी विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपना कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे अब हम लोग समझते हैं द्विगु समास। द्विगु समास कैसा होता है, मतलब द्विगु समास आप बहुत आसान होता है, चलिए इसको सीखते हैं। देखिए कर्मधारय समास का पहले इतना सारा एग्जाम्पल दे दिए हैं, और हम ऐसा एग्जाम्पल लेके आए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 का टारगेट क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। कैसे लिए, टारगेट क्वेश्चन की अगर अधिकांश मतलब 90% चांस रखिए कि आप लोग यही क्वेश्चन, इसी में से कोई एग्जाम्पल क्या होगा आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जानते हैं। तो चलिए कर्मधारय हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास में लिखा गया है वैसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो। क्या हो बाबू, संख्यावाचक हो। द्वि, अब देखिए समास का ही नाम है द्वि, द्वि मतलब क्या होता है, दो होता है। जब समास में ही लिखा गया है द्वि, तो उसका परिभाषा भी उसी प्रकार से ना होगा कि वैसा समास जिसका प्रथम पद क्या होगा, वो संख्यावाचक हो। अगर प्रथम पद संख्यावाचक रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे,
उसको बोल देंगे हम लोग द्विगु समास। उसको बोल देंगे हम लोग कौन सा समास? द्विगु समास। वैसा समास जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्विगु समास बोल देते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, क्या लिखा गया? पंचवटी। पंच क्या है बाबू? पंच मतलब होता है पाँच। पाँच क्या है? संख्या है। नवरात्र यानी नव का मतलब 9 रात। उसके बाद सप्तर्षि। सप्त मतलब क्या होता है? 7 होता है। सप्त मतलब 7 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर देखिए अष्टाध्यायी। यहाँ पर भी क्या लिखा गया? अष्ट क्या है? संख्या है। चौराहा। चौका मतलब होता है, चौका मतलब हो जाएगा 4। फिर क्या लिखा गया? त्रिलोक यानी त्रि मतलब हो जाएगा 3। त्रि मतलब 3 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर यहाँ पर क्या लिखा गया है? पंचतत्व और शताब्दी मतलब क्या हम लोग जान रहे हैं? वैसा समास जिसका प्रथम पद संख्या वाचक हो तो उसको क्या बोलेंगे? द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम कुछ समास का विग्रह करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या हो गया? पंचवटी है। पंचवटी का जब हम लोग क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। देखिए पंचवटी का विग्रह क्या होगा? 5 वृक्षों का समाहार। क्या हो जाएगा? 5 वृक्षों का समाहार, तो उसी को क्या बोला जाता है? पंचवटी। ठीक उसी प्रकार चौराहा यानी 4 राह का जहाँ पर मिलन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चौराहा बोलते हैं। फिर देखिए क्या हो गया? पंच तत्व यानी पंच मतलब 5 तत्वों, 5 तत्वों का जब समूह होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पंच तत्व कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए द्विगु समास। द्विगु समास क्लियर है? मतलब वैसा समास जिसका प्रथम पद संख्या होगा, मतलब शुरू में क्या होगा? प्रथम पद में संख्या नजर आएगा। प्रथम पद में संख्या नजर आएगा तो उसको क्या बोल देंगे? द्विगु समास बोल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग का क्या दिया गया है? आगे अब चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब क्या हो गया कि द्वंद्व समास हम लोग किसको कहेंगे? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो चलिए आप लोग को नहीं पता है, हम ही बता देते हैं। देखिए द्वंद्व समास, जिस समास, यहाँ पर सॉरी गलती से लिखा गया है, यहाँ पर समास होना चाहिए। समास क्या लिखेंगे? जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तो उसको क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास कहते हैं। हम लोग पहले क्या पढ़े थे? तत्पुरुष। तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता था? प्रथम पद, यानी तत्पुरुष का अंतिम पद प्रधान होता था। उसके बाद कर्मधारय समास पढ़े। कर्मधारय समास में क्या हुआ कि विशेषण और विशेष का संबंध बनता था, यानी अंतिम वाला शब्द का पहला शब्द विशेषण बताता था, विशेषण होता था, उसको क्या बोलते थे? कर्मधारय। और फिर हम लोग पढ़े तीसरा द्विगु समास, यानी द्विगु में क्या रहता था? पहला पद क्या रहता था? संख्यावाचक रहता था। पहला पद क्या रहता था? संख्यावाचक रहता था, तो उसको क्या बोलते थे? द्विगु। अब हम लोग का चौथा क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास क्या होता है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तो उसको क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। अगर दोनों पद प्रधान रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। जैसे देखिए जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक शब्द दूसरे के बिना क्या होता है? अधूरा रह जाता है। एक शब्द क्या होगा? दूसरे के बिना अधूरा रह जाता है। मतलब इसमें जो भी शब्द आएगा दोनों का समान महत्व है, यानी दोनों प्रधान होगा। एग्जाम्पल देखिए माता पिता। अब देखिए माता पिता क्या है? दोनों। अब माता क्या है? ये भी अपना अस्तित्व सही है, और पिता भी क्या है? दोनों अपना अपने जगह पर प्रधान, यानी दोनों का महत्व क्या है बाबू? समान होता है। दोनों का महत्व समान है। अब जब दोनों को बराबर हक मिले, दोनों को क्या हो? बराबर प्रधानता, तो इसके बोलते हैं द्वंद्व समास।
और इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक शब्द होगा जो दूसरे के बिना कैसा होगा, अधूरा महसूस करेगा। जैसे आप लोग देखिए माता पिता, माता के बिना पिता खुश नहीं रह सकते हैं, पिता के बिना माता खुश नहीं रह सकते हैं। मतलब क्या होगा कि माता पिता जो होंगे दोनों अगर साथ हैं तो ठीक है, अकेला रहने पर क्या होता है, अधूरा हो जाता है, उनका जीवन बर्बाद के समान लगता है। फिर भाई बहन देख लीजिए, भाई बहन, भाई के बिना बहन अधूरी रह जाती है, बहन के बिना भाई अधूरा रह जाता है। उसी प्रकार राधा कृष्ण, ऊपर नीचे, आगे पीछे, आकाश पाताल और दाल रोटी। इसमें क्या होगा कि जितने भी शब्द इसमें आएंगे, इसमें जितने भी शब्द आएंगे वो कैसे होंगे बाबू, कि दोनों एक दूसरे से रिलेटिव होंगे। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से यानी संबंधित होंगे। तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। जैसे क्या होता है कि माता पिता, भाई बहन, राधा कृष्ण, सीता राम, आगे पीछे, ये कैसा है कि दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता यानी संबंधित होगा, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब देखिए इस समास को हम लोग कैसे पहचानेंगे, बहुत ही आसान है, देखते ही आप लोग पहचान लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस समास के बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह बाबू कैसे लिखा जाता है, ये क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोला जाता है, योजक चिन्ह। तो जब इस समास के बीच में क्या रहता है, योजक चिन्ह रहता है। जैसे देखिए पूरा समास हो गया, बीच में क्या है, योजक चिन्ह। भाई बहन एक समास हुआ, बीच में क्या है, योजक चिन्ह। राधा कृष्ण बीच में क्या है, योजक चिन्ह। ऊपर नीचे ठीक उसी प्रकार। इस समास को पहचानने का सीधा तरीका है कि देखिएगा बीच में योजक चिन्ह है और फिर क्या है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। और फिर जब हम इसका विग्रह करते हैं, जब हम लोग इसका विग्रह करेंगे तो क्या होता है, इस समास का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में और आएगा, तथा आएगा, या फिर क्या हो जाएगा, अथवा आता है। जैसे देखिए हम लोग इसको विग्रह करते हैं, क्या है, आगे पीछे, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, आगे और पीछे, क्या हो गया, बीच में और आ गया। माता पिता, तो माता पिता का विग्रह माता और क्या हो जाएगा, पिता। तो क्या हो जाएगा, इस समास को जब विग्रह करेंगे तो बीच में और आएगा, तथा आएगा, या फिर अथवा आएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, तो उसको हम लोग बोल देंगे आराम से उसको हम लोग क्या बोल देंगे, द्वंद्व समास बोल देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए द्वंद्व समास सबसे अभी तक आप लोग को आसान कौन सा समास लगा होगा, द्वंद्व समास लगा होगा। सबसे आसान समास कौन सा लगा होगा आप लोग को, द्वंद्व समास लगा होगा, सबसे आसान। और मुझे भी लगता था, क्योंकि क्या है, इस समास में आप लोग देखते ही बता देंगे क्या इसे, यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह, सीधा देखना है बीच में योजक चिन्ह है, क्या मानना है, द्वंद्व समास। लेकिन एक दो एग्जाम्पल लास्ट में आपको बताऊंगा जो कि द्वंद्व समास नहीं होता, इसलिए आपको देखना, ये भी देखना है कि वो एक दूसरे से क्या हो, रिलेटिव हो और बीच में योजक चिन्ह हो, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए पांचवा क्या आ जाता है आपका, ये पांचवा आ जाएगा आपको बहुब्रीहि समास। पांचवा क्या आ जाता है, बहुब्रीहि समास। इसको पढ़ते हैं, वह समास जिसका कोई पद प्रधान ना हो, क्या हो, कोई पद प्रधान हो, लेकिन दोनों मिलकर कोई विशेष अर्थ धारण कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। फिर से समझते हैं, क्या है कि वैसा समास या वह समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो, चाहे पहला पद हो या चाहे अंतिम पद हो, कोई पद क्या हो, प्रधान नहीं हो, लेकिन जब दोनों को हम, पहला पद को और दूसरा पद को, दोनों को जब हम मिलाकर तीसरा पद बना लेते हैं, तो तीसरा पद क्या होता है, विशेष अर्थ धारण कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल, लंबोदर, दशानन, चतुरानन, चंद्रशेखर, बीना पानी, त्रिनेत्र, पीताम्बर और चतुर्भुज। इसका देखिए हम लोग अब नीचे विग्रह करते हैं तो हम आसानी से पकड़ पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, इस समास को पहचानने के एक और नियम है कि इस समास में क्या होगा, अधिकांशतः क्या होता है, भगवान के नाम पर यह समास आता है। मतलब इस समास में क्या होगा, भगवान से रिलेटिव नाम होगा।
ये पहचानने का एक तरीका है। ऐसे 100% में नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी क्या होता है, अधिकांशतः भगवान के नाम रहते हैं इस समास में। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, इसका समास विग्रह करने पर क्या होगा, विशेष अर्थ प्राप्त होगा। यानी जो पहला पद रहेगा, दूसरा पद रहेगा, और फिर दोनों को मिलाने से जब तीसरा पद बनता है, यही तो समास होता है। और जब पहला पद और दूसरा पद को मिला के ये तीसरा पद बता देगा, इसका क्या होगा कि इसका विशेष अर्थ चला जाएगा, जिससे ना ये रिलेटिव रहेगा ना ये रिलेटिव रहेगा। जब इसका विशेष अर्थ हो जाता है तो कौन हो जाता है, वो बहुब्रीहि समास। जैसे देखिए आप लोग एग्जाम्पल देखिए, लंबोदर। लंबोदर क्या, लंबोदर का पहला पद क्या है, लंब। पहला पद क्या है बाबू, लंब, और दूसरा पद क्या है, उदर। लंब का मतलब हो जाता है लंबा, लंब का मतलब लंबा, और उदर का मतलब हो जाता है पेट। इसमें क्या है, लंबा एक अलग शब्द है, पेट एक अलग शब्द है, दोनों का कोई मतलब कोई विशेषता नहीं है। लेकिन 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 देखिए आप लोग, जब हम लोग लंब और प्लस उदर दोनों को मिला दिए तो क्या बन जाएगा, लंबोदर बन गया। अब आप लोग को बताता हूँ कि ये क्या बन गया, लंबोदर बन गया। तो लंबोदर क्या होता है, लंबोदर का मतलब क्या होता है, गणेश जी। गणेश जी को क्या कहा जाता है बाबू, गणेश जी को क्या कहा जाता है, लंबोदर कहा जाता है। चलिए इसका समास विग्रह करके आप लोग को समझाते हैं। लंबोदर का समास विग्रह क्या हो जाएगा, लंबा है जिसका उदर, यानी लंबा है जिसका पेट। अब देखिए हम लोग जब जैसा ये शब्द बोलते हैं, लंबा है जिसका पेट, हमारे दिमाग में कैसा समझता है, कौन सा शब्द आता है, अर्थात गणेश जी, अर्थात गणेश जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं, दशानन। दशानन मतलब इसका समास विग्रह करेंगे, दस है जिसका अनन, दस है जिसका अनन, यानी मुख, अनन मतलब मुख। तो 10 मुख किसका है बाबू, 10 मुख हो जाता है रावण का। 10 मुख किसका होता है, रावण का। दशानन, यानी दशानन का मतलब क्या होता है, रावण। तो एक कैसा समास हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब फिर क्या है, चतुरानन। चतुरानन का समास विग्रह क्या करेगा, होगा, चार है जिसका अनन, चार है जिसका अनन, यानी चतुरानन। अब 4 मुख वाले भगवान कौन सा है, आप लोग जल्दी बताइए, ब्रह्मा जी। कौन हो जाएंगे, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे, कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। उसके बाद फिर आप लोग देखिए, चंद्रशेखर, यानी जिसके शिखर पर चंद्र हो, यानी जिसके शिखर पर चंद्र हो उसी को क्या बोला जाता है, चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर मतलब क्या, जिसके शिखर पर चंद्र हो। तो अब बताइए किसके शिखर पर चंद्र आता है, तो किसके शिखर पर, शंकर जी। शंकर जी के शिखर पर क्या रहता है बाबू, ये शंकर जी का रहता है शिखर, यहाँ पर क्या रहता है, चंद्र रहता है ना। तो क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर, यानी चंद्रशेखर हो जाएगा यहाँ पर बहुब्रीहि समास। फिर उसी प्रकार त्रिलोचन। त्रिलोचन मतलब 3 है जिसका लोचन, लोचन मतलब आँख, 3 है जिसका लोचन, ये भी हो जाएंगे शंकर जी। 3 है जिसका लोचन मतलब अर्थात विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, शंकर जी। तो भी क्या हो, बहुब्रीहि समास। उसके बाद पीतम्बर। पीतम्बर मतलब पीला है जिनका अंबर, पीतम्बर क्या हो जाएगा, पीला है जिनका अंबर, अर्थात विष्णु जी। विष्णु जी का वस्त्र कैसा रहता है, पीला, यानी विशेष अर्थ जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद फिर चतुर्भुज हो जाएगा, यानी 4 है जिसकी भुजा, 4 भुजा किनकी है, ब्रह्मा जी की, और भी भगवान के हैं, तो उनका क्या होगा, चतुर्भुज, यानी 4 है जिनकी भुजा। तो ये भी विशेष अर्थ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में हम लोग क्या समझें कि बहुब्रीहि समास जो रहेगा, जिसका कोई पद प्रधान नहीं रहेगा, लेकिन दोनों पद मिलकर क्या करेगा, विशेष अर्थ धारण करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास। देखिए एग्जाम्पल, लंबोदर। लंबोदर मतलब क्या, लंबा है जिनका उदर, अर्थात गणेश जी, विशेष अर्थ धारण कर रहा है। दशानन मतलब 10 है जिनका आनंद, 10 है जिसका आनंद, अर्थात रावण, यानी विशेष अर्थ जा रहा है। चतुरानन मतलब 4 है जिनका आनंद, अर्थात ब्रह्मा जी, ये भी विशेष अर्थ है। चंद्रशेखर मतलब शंकर जी। बीना पानी मतलब जिनके हाथ में बीना हो, अर्थात सरस्वती जी।
तो ये भी विशेषण। त्रिनेत्र मतलब शंकर जी, पीताम्बर मतलब पीला है जिनका अंबर अर्थात विष्णु जी, और चतुर्भुज मतलब चार है जिनके भुजा अर्थात ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बहुब्रीहि समास को पहचान सकते हैं। इसमें अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि सबसे ज़्यादा आज तक बिहार बोर्ड में लंबोदर, दशानन और चंद्रशेखर, ये तीनों लगभग हर साल क्वेश्चन ये तीनों आपको मिल जाएगा, और उम्मीद करते हैं इस बार भी यही तीनों में से कोई क्वेश्चन रहेगा। अर्थात अब मतलब क्या होगा कि आप लोग सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मतलब एग्जाम्पल जो हम लोग बताए हैं यहाँ पर सभी एग्जाम्पल को पढ़ लीजिएगा, और इसी में से क्या रहेगा, आपको बोर्ड परीक्षा में रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, बहुब्रीहि समास हो गया। अब बहुब्रीहि समास के बाद हम लोग क्या जानते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, देखिए लास्ट हमारा समास चल रहा है कौन बाबू, अव्ययी भाव समास। ये क्या होता है कि वैसा समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो। तो चलिए हम पहले आपको अव्यय का मतलब बतलाते हैं। अव्यय क्या होता है, तो अव्यय शब्द के शुरू में लगता है। अव्यय क्या होगा, शब्द के शुरू में लगेगा, और फिर क्या होता है, चाहे आप किसी भी काल वचन पुरुष या फिर किसी भी लिंग की बात कर लें, किसी भी क्या करें बाबू आप यहाँ पर लिंग की बात कर लें, तो क्या होता है, अव्यय मतलब अव्यय किसी भी हाल में अपना क्या होता है, अर्थ नहीं बदलता है, यानी जो है वही रहेगा। चाहे आप उसको एक वचन में, चाहे आप उसको क्या कर रहे हैं, एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं, या चाहे आप उसको बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, तो अव्यय जो है वही रहेगा, उसी को अव्यय कहते हैं। और अव्यय से क्या बना है, अव्ययी भाव, मतलब जिसका प्रथम पद अव्यय होगा उसको क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। ऐसे ही समास को पहचानने के लिए हम आप लोगों के लिए एक ट्रिक भी लाए हैं, कैसे आप लोग देखते ही समास को पहचान लेंगे। तो समास के शुरू में क्या रहेगा, आ रहेगा या फिर यथा रहेगा, अधिकांश ये दोनों में से रहता है, आ रहेगा, यथा रहेगा, या फिर उप रह सकता है, या नी रहेगा। ये चारों जब आप लोग देखेंगे तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये पहचानने का है ट्रिक, आप समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस समास का हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बहुत सारा लेके आए हैं, जिसे देखिए यहाँ पर आप क्या है, आमरण। आ मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया, आमरण यानी मरने तक। यहाँ पर क्या शुरू हो रहा है, आ से। उसी प्रकार आ समुद्र यानी समुद्र पर्यंत, आ से शुरू हो रहा है। अनुरूप, रूप के योग यानी अ से शुरू हो रहा है। भरपेट यानी भरपेट, यहाँ पर भर मतलब क्या है, भर क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। भरपेट आजन्म, उपतटप आजीवन, यथासंभव, उसके बाद प्रतिदिन, निडर। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग देखिए, मैंने उस समय क्या बताया था, आप लोग याद करिए, मैंने द्वंद्व समास में बताया। द्वंद्व समास में क्या बताया था कि आप लोग को बीच में योजक चिन्ह देखना है, और कौन सा समास मारना है, द्वंद्व समास। अगर यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, साफ साफ, आप लोग क्या करते, बीच में योजक चिन्ह देखते और सीधा कौन सा समास मारते, द्वंद्व समास मार देते। लेकिन क्या हो जाएगा, अगर साफ साफ एग्जाम में दे दे आप लोग द्वंद्व समास मार देते, और ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता। तो मैंने वहाँ एक चीज़ और कहा था कि दोनों क्या होगा, कि दोनों जो होगा, देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है, और एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा महसूस होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, साफ साफ, साफ भी सही है, साफ भी क्या है, अब देखिए साफ दूसरा साफ, उसके बाद साफ अपना ठीक है, ये भी साफ ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, नहीं है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के बिना क्या लगेगा, अधूरा है, और दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तब होता है द्विगु, मतलब द्विगु नहीं, द्वंद्व होता है, सॉरी द्वंद्व होता है। और देखिए यहाँ पर जब एक ही शब्द दो बार रिपीट कर रहा है ना, यहाँ देखिए एक बार साफ और एक बार और साफ, मतलब पहला शब्द ही अंतिम शब्द भी होता है साफ साफ, तो कौन सा हो जाता है, अव्ययी भाव। फिर उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, फिर देखिए गली गली, यहाँ भी क्या है, पहला शब्द भी और अंतिम शब्द समान है, मतलब पहला शब्द ही वही रहेगा और बीच में योजक चिन्ह, और दूसरा शब्द भी दोनों एक ही समान रहेगा, तो कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव। एक और एग्जाम्पल होगा यहाँ पर गाँव गाँव, देखिए गाँव गाँव मतलब प्रत्येक गाँव हो जाता है, तो पहला शब्द भी क्या है, गाँव है, दूसरा शब्द क्या है, गाँव है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब
देखिए दोनों में अंतर अगर आप लोगों को करना है, यहाँ पर हम लेते हैं द्वंद्व, अरे यार यहाँ पर क्या लिए, द्वंद्व लिए, द्वंद्व समास, और दूसरा लेते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। अगर बीच में योजक चिन्ह वाला क्वेश्चन आ जाएगा, अगर योजक चिन्ह वाला क्वेश्चन आएगा तभी कन्फ्यूजन होगा। तो क्या है, आप लोग को देखना है कि यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास में हम क्या बताएं, बीच में योजक चिन्ह रहेगा। अव्ययी समास में भी बीच में योजक चिन्ह आ जाता है, लेकिन द्वंद्व समास में क्या होगा, पहला शब्द जो होगा बीच में योजक चिन्ह और दूसरा शब्द, उसी प्रकार इसमें भी होता है, पहला शब्द बीच में योजक चिन्ह दूसरा शब्द। इसमें क्या होगा, पहला शब्द अलग रहेगा, दूसरा शब्द अलग रहेगा, और फिर एक दूसरे से क्या रहेगा, ये संबंधित रहेगा, एक दूसरे से संबंधित रहेगा, लेकिन नीचे वाला संबंधित रहेगा नहीं रहेगा। और इसमें क्या होगा, पहला शब्द भी वही रहेगा और दूसरा शब्द भी वही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, जैसे द्वंद्व समास में लेते हैं माता पिता देखिए, और यहाँ अव्ययी समास में हम क्या बताए थे, वहाँ पर क्या था, गाँव, सीधा, ये भी हो सकता है, साफ, ये भी हो सकता है, गली, ये भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आप लोगों को अंतर बता रहे हैं, अंतर कैसे पहचानेंगे। देखिए माता पिता और गाँव, बीच में क्या है, योजक चिन्ह, ये तो सही है। फिर देखिए माता यानी पहला शब्द इसका क्या है, अलग है, और दूसरा शब्द अलग है यहाँ पर, और इसमें देखिए पहला शब्द भी गाँव और दूसरा शब्द भी गाँव, इससे अंतर कर सकते हैं। उसके बाद माता पिता क्या एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन गाँव मतलब क्या, गाँव से संबंधित है, मतलब वही शब्द वही से संबंधित है। तो इस प्रकार आप लोग अच्छे से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।